हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने शिक्षक भर्ती के टॉप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट और सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के वो टॉप लेवल के क्वेश्चन जो आपके यूपी टेट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और सीटेट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि सीडीपी कॉमन पार्ट है दोस्तों। ये आपके यूपी टेट में भी आएगा, सीटेट में भी आएगा और इसके साथ साथ चाहे पेपर फर्स्ट हो और चाहे सेकंड हो, भाई सीडीपी सब में आता है, दोनों में आता है। ठीक है, तो यहाँ यूपी टेट और सीटेट के लिए टॉप लेवल का सीडीपी के वो क्वेश्चन देखेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरू करें आज की इस क्लास को। दमदार क्वेश्चंस की ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है। शीर्ष बोले तो दोस्तों टॉप पर क्या होता है। ठीक है, तो मैस्लो का मैंने सिद्धांत कराया है, नीड हायरार्की जो इनका जो एक थ्योरी है वो करा दी है, चैनल पर पड़ी हुई है, तो वहाँ से देख सकते हैं आप सब। मैस्लो का जो नीड हायरार्की जो थ्योरी है उसमें दोस्तों सबसे ऊपर क्या है, सबसे टॉप पर अगर सबसे नीचे बात करें तो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ऊपर टॉप पर क्या है भाई, इन्होंने 5 भाग में इसको डिवाइड कर दिया है और ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है यानी आत्म साक्षात्कार, जिसमें व्यक्ति खुद से पूछता है कि भाई मैंने जिंदगी में किया क्या है ना, सब कुछ मिल गया। टॉप पर पहुंचेंगे, नीचे से चलेंगे तो टॉप पर पहुंचेंगे अकॉर्डिंग टू मैस्लो। तो इसमें व्यक्ति पूछता है, जब सबसे ऊपर फिर पहुंच जाता है ना, फिर पूछता है हाँ मैंने क्या किया है ये सब, तो आत्म साक्षात्कार इसे बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ मैंने पिक भी आपके लिए लगा दी है। देखिए ये यहाँ से चलेंगे, यहाँ आप बॉटम से चलेंगे 1 2, इधर 3 दोस्तों, इधर 4 और इधर 5। ठीक है, अब यहाँ फिजियोलॉजिकल नीड्स जो कि हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं, जैसे हवा पानी है, खाना है, रहना है, सोना है ना, ये सारी हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। जब ये पूरी हो जाती है तो सेफ्टी नीड्स आती है कि अब हमें खाना पानी पेट भरा है तो हमें सुरक्षा की भी चिंता है, तो ये आती है। उसके बाद फिर सुरक्षा हो गई तो लव एंड बिलोंगिंग भी आती है कि भाई हमें प्यार की ज़रूरत है। उसके बाद आपकी रिस्पेक्ट भी आती है और उसके बाद लास्ट आत्मसिद्धि आती है। तो ठीक है, कंफ्यूज कभी मत होना, टॉप पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। क्लियर है। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है। पूर्व संक्रियात्मक की बात आई है, प्री ऑपरेशनल की, तो ये जीन पियाजे साहब की बात कर रहा है। उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको उन्होंने SPCF में बांटा है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है इसको याद करने के लिए। ये होती है दोस्तों सेंसरी मोटर, ये प्री ऑपरेशनल, ये कॉन्क्रीट, ये फॉर्मल। ठीक है, अब इसमें बच्चा 0 से 2 वर्ष होता है, 2 से 7 इसमें होता है, 7 से 11 इसमें होता है और 11 से ऊपर फॉर्मल में पहुंच जाता है। कौन सी क्षमता, तार्किक तर्क, लॉजिकल जो रीजनिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग सबसे पहले किस में आती है भाई, ये कॉन्क्रीट में आती है जब बच्चा 7 से 11 का होता है। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेज में पहली बार जो सोच आती है, लॉजिकल थिंकिंग, याद कर लेना। क्वेश्चन यहां से बनता है एग्जाम में कि पहली बार बच्चा तार्किक चिंतन कब करता है, जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होता है। क्लियर है। प्रतीकात्मक सोच, अगर इसकी बात करें तो ये बिल्कुल सही है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। छोटे बच्चों को आप दिखाएंगे ना प्रतीकात्मक सोच क्या होती है, जब छोटे बच्चों को भाई यहाँ एप्पल की एक दिखा दी आपने अगर इमेज ना, तो वो इमेज उनके छप गई कि हाँ यार ये ऐसा एप्पल है। ठीक है, ऐसा होता, उनको वो रियल वाला याद आ जाएगा। ये होता है आपका प्रतीकात्मक सोच। तो ये कब विकसित होगी, ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक में। ठीक है, और इसी पूर्व संक्रियात्मक में जीववाद भी होता है, जब बच्चे सोचते हैं क्या, अगर कहीं से चोट लगी, जमीन से लगी तो जमीन के मारेंगे, अगर किसी मान लो किसी चीज़ से चोट लग गई तो उसको जब तक मार नहीं लेंगे तब तक क्या होगा, शांत नहीं बैठेंगे। वो भी पूर्व संक्रियात्मक में ही होता है। ठीक है, मूर्त चिंतन, ये कॉन्क्रीट में जाएगा, ये कॉन्क्रीट, ये कॉन्क्रीट। काल्पनिक सोच जो होती है, हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग होती है, ये दोस्तों आपका किस में आएगी, फॉर्मल में आएगी। लास्ट स्टेज में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त सोचना। ठीक है, तो यहाँ पर डी आपका नहीं होगा, डी तो मैं बता रहा हूँ आपसे, यहाँ पर आपका बी होगा। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक के लिए। अगला क्वेश्चन है, उतना ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है जितना ज़्यादा हम लोग समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं होती है। कंसंट्रेशन के साथ चीज़ें अगर देखी जाए तो बहुत बेस्ट चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आता है सीडीपी पढ़ने में, तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तकाधोमुखी विकास, अब सिफेलोकॉर्डल अगर आप बार बार भूल जा रहे हैं तो मैं बताता हूँ। विकास के 2 कॉन्सेप्ट हैं,
ठीक है। एक है आपका सिफेलोकॉडल और दूसरा इसका भाई है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब इसमें से एक क्वेश्चन सीटेट में जरूर बनेगा और टेट में भी, टेट का तो ये क्वेश्चन आपके सामने है ही है। तो यहां पर आपका एक क्वेश्चन सिफेलोकॉडल प्रॉक्सिमोडिस्टल से बनता है। सिफेलोकॉडल दोस्तों याद रखना, सिफेलो हिंदी में बोल रहा हूं ना, सिफेलो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो यहां सिर पहले हो जाएगा और सिर से पैर की तरफ विकास का क्रम सिफेलोकॉडल बोला जाता है, मस्तकाधोमुखी बोला जाता है। और इसी का भाई जो मैंने डिस्कस किया प्रॉक्सिमोडिस्टल, उसमें विकास क्या है, वो सेंटर से शुरू होता है और बाहर की ओर होता है। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर हो तो आपका क्या होगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉडल में सिर से पैर की तरफ। क्लियर है। तो विकास शरीर के निचले हिस्से से सिर की ओर बढ़ता है, जी नहीं, विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर। तो बी ऑप्शन लॉक कर देंगे। ऐसे याद रखना, सिफेलो फॉर सिर। ठीक है, साथ साथ दोनों में आ रहा है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता, ये लीजिए टॉप क्लास का क्वेश्चन है, अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है, बताइए नहीं है। टोली आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु, खिलौना आयु। तो अर्ली चाइल्डहुड की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो ये 2 से 6 वर्ष है ना। तो ये बचपन को 2 भाग में बांट दिया गया, बाल्यावस्था को एक अर्ली चाइल्डहुड, एक आपका लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल हो गई, इसको टॉय एज कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर क्वेश्चन करने की आयु तो कहते हैं भाई आपने बच्चों को देखा होगा 2 से 6 वर्ष के बच्चे, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, ऐसे सवाल किया करते हैं। तो ये सवाल करने की आयु होती है। नकल करने की भी आयु यही होती है। आप जो कहेंगे उस बात को वो रिपीट करेंगे, आप जो करेंगे उसे भी रिपीट करेंगे। तो ये आपकी अनुकरणीय आयु भी होती है। लेकिन अगर बात करें गैंग एज की, तो गैंग एज आपकी लेटर चाइल्डहुड में आती है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये गैंग एज नहीं है। यहाँ बच्चे गैंग बनाना शुरू कर देते हैं, ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि गैंग बनाना जरूर शुरू कर देते हैं, लेकिन ये गैंग एज है नहीं। यहाँ शुरू करते हैं जब 6 से 12 के होंगे ना, तो यहाँ तगड़े से गैंग बनेगा फिर। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, बंडूरा साहब का, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बंडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया। अब यहाँ पर क्या है भाई, दूसरे कैसा व्यवहार कर रहे हैं उसका अवलोकन किसी ने किया, मान लो बच्चे ने किया और फिर वैसा ही काम करने लगा। ठीक है, व्यवहार का अवलोकन करके दूसरे के सीखने को क्या नाम दिया है, डायरेक्ट लर्निंग, जी नहीं। आपका अनुभवजन्य अधिगम नहीं, आपका स्थानापन्न अधिगम, यानी आपका विकैरियस लर्निंग बोला है, यानी स्थानापन्न अधिगम। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, विकैरियस आपका लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, आपका संज्ञानात्मक अधिगम, ये नहीं, कॉग्निटिव नहीं। तो यहाँ पर आपका सी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे और क्वेश्चन आपका है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। आईक्यू प्रतिभाशाली बालक का, गिफ्टेड बालक का कितना होगा, 130, 140 या फिर आपका 55 या 120। तो प्रतिभाशाली जो गिफ्टेड बालक होते हैं उनका दोस्तों आईक्यू होता है 140। क्लियर है, तो ये आपका पूछा भी जा चुका है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीडीपी और आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी मैथ हो, ये सारी सब्जेक्ट में आपको अच्छे से तैयार करवा रहा हूँ। इसके साथ साथ आपकी ईवीएस हो गई। ठीक है, ये सारी सब्जेक्ट में आपको टेट और सीटेट के लिए बिल्कुल इतनी अच्छे से क्लियर करवाऊंगा कि 120, फेंकने वाली बात नहीं है, मैं रियल बात करता हूँ हमेशा। कोई ऐसा नहीं है कि किसी चक्कर में हमने फेंक दिया। 120 का स्कोर आप क्लियर करोगे अगर अच्छे से क्लासेस कर लिए, इतना मिनिमम है। इसके ऊपर आप बढ़ जाओ तो आप अपनी मेहनत से बढ़ोगे। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। क्रिएटिविटी की अगर बात करते हैं तो क्रिएटिविटी किससे, क्रिएटिव बालक किसे बोला जाएगा भाई, अति सक्रियता। अगर हाइपर एक्टिव है, आप पढ़ा रहे हैं, वो हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, तो क्या वो क्रिएटिव हो जाएगा। आपका लो कॉम्प्रिहेंसिव, जी नहीं। अभिसारी चिंतन, ये क्या होता है, इसमें आप बच्चे को रटा रटा के, जैसे भारत की राजधानी क्या है, बच्चे ने कहा दिल्ली, ये रट्टू वाला है ना, रट्टू तोता वाला। तो अभिसारी चिंतन, इससे क्रिएटिविटी नहीं संबंधित है। क्रिएटिविटी आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है, ना कि कन्वर्जेंट से। ठीक है, ये कोई नहीं होंगे। डाइवर्जेंट क्या मतलब होता है, जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि आपके शहर में मान लो जल भराव की समस्या है, उससे निदान कैसे पा सकते हैं।
तो वहाँ पर क्लास में 20 स्टूडेंट बैठे होंगे, सबके अलग अलग जवाब होंगे और सब अलग अलग अपना जवाब देंगे। यहाँ रटा रटाया जवाब नहीं काम करेगा, इसलिए ये क्या होते हैं, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन इसमें होते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। तो अपसारी चिंतन का जो है हमेशा याद रखना, डाइवर्जेंट थिंकिंग का संबंध सृजनात्मकता से होगा। ये लाख टके की बात है आपके एग्जाम के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाएं हों। भाई पिज्ज़ा खाना भी है और पिज्ज़ा खा लेंगे तो पेट भी दर्द होगा, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। बर्गर खाना है ना, कोई लड़कियां अगर सुन रही होंगी तो मुंह में पानी आ चुका होगा। तो विपरीत इच्छाएं हैं, तो इसे क्या कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। फ्रस्ट्रेशन तो कहते हैं जब आपको गुस्सा आता है ना, एंजाइटी कहते हैं जब आपको चिंता होती है। प्रेशर, अब पैसे हैं नहीं और घर वाले कह रहे एक मेरे लिए भी लाना, तो ये प्रेशर डाल रहे हैं। एक समय पर दोस्तों दो विपरीत इच्छाओं का होना कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बेस्ट क्वेश्चन है, टॉप लेवल का आपका क्वेश्चन है, पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है, यानी सेकेंडरी रूल्स में शामिल नहीं है। यहाँ पर अगर बात करते हैं थॉर्नडाइक के नियम की, तो इन्होंने 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से? प्रभाव का नियम, ठीक है, और यानी इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। तो प्रभाव का नियम क्या कहता है? भाई सीखे जाने वाले को अगर किसी चीज़ का महत्व अच्छे से पता हो जाएगा तो वो अच्छे से सीखेगा, है ना। और तत्परता का अगर नियम, अगर आप तत्पर हैं सीखने के लिए, अगर आप रेडी हैं ना, तो आप सीख लेंगे। अभ्यास क्या कहता है? अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम कहता है कि चीज़ को रिवाइज करते रहें, अभ्यास करते रहें, ये अभ्यास का नियम हो गया। तो अभ्यास से आदमी परिपूर्ण बनता है। तो ये 3 नियम है। इसके अतिरिक्त जो गौड़ नियम है उसमें आंशिक क्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी जो है, पार्ट में करने की, किसी भी समस्या को टुकड़ों में हल करना, ठीक है, ये तो गौड़ नियम है। अगर सादृश्यता का नियम, एनालॉगी का नियम बोलते हैं, तो पूर्व ज्ञान के आधार पर नई समस्या को सुलझा लेना। आप मान लो किसी रास्ते पर गए हो 2 साल पहले और आज फिर उसी रास्ते पर पहुंच गए और फंस गए, तो आपको ध्यान आ गया ना कि इस रास्ते पर मैं आया हूं यार, इससे तो हाँ ये ऐसे जाता है। तो ये क्या है? ये सादृश्यता का नियम बोला जाता है, जब पूर्व ज्ञान के आधार पर कोई नई समस्या को आप हल कर देते हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम जो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है, ये क्या कहता है? नवीन समस्या को सुलझाने के लिए, सुलझाने के बाद ही आपको संतोष होगा ना, सेटिस्फाइड अब कब होंगे? जब समस्या सुलझ जाएगी। ये बहुप्रतिक्रिया का नियम है। तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों मेरे दोस्तों गौड़ नियम है। एक्शन रिएक्शन पढ़ा है, ये न्यूटन का नियम है, ठीक है, ये इसका थॉर्नडाइक से मतलब दूर दूर तक नहीं है। अगला क्वेश्चन है रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। रेमेडियल टीचिंग, अब ऐसा कोई बीमार बच्चा होगा ना, बीमार का मतलब जो मंद बुद्धि होगा, उसके लिए पहले आप तो निदान करेंगे। जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाता है, पहले पर्चा बनवाएगा, उसके बाद क्या है, डॉक्टर उसे हालचाल पूछेंगे, उसके बाद उपचार करेंगे ना, टेस्ट करके उपचार, पहले टेस्टिंग होगी उसकी कि कौन सा तुम्हारे परेशानी है। तो उपचारात्मक शिक्षण में भी यही होता है, बच्चे की परेशानी के हिसाब से उसको क्या किया जाता है, मतलब टीचिंग उसकी की जाती है, उसके साथ शिक्षण कार्य किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, धीमे जो सीखते हैं, तेजी से सीखने वाले को ऐसी टीचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। प्रतिभाशाली है, उसे काहे को उपचार दोगे? अच्छा व्यक्ति है, उससे उपचार क्यों कोई लेगा? बताओ, क्यों वो किसी से उपचार लेगा? यहाँ पर मतलब मेरे कहने का समझना, प्रतिभाशाली जो बालक है उसको ये रेमेडियल टीचिंग ज़रूरत है, लेकिन मंद बुद्धि वाले को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्रिएटिव जो है उसे भी नहीं ज़रूरत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे से रिलेटेड। भाई पियाजे साहब बहुत प्यारे हैं, यहाँ सीटेट के बहुत प्यारे हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और ये सब जो है आपके, ये सीटेट के बहुत प्यारे हैं और इसी के साथ यूपी टेट के भी बहुत प्यारे हैं। तो अगर बात करते हैं जीन पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अंतिम अवस्था कौन सी है? SPCF अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहां बच्चे परिकल्पित निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है ना, तो वो आपकी क्या हो जाती है? अमूर्त संक्रियात्मक हो जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए उत्तर संक्रियात्मक नाम की कोई अवस्था नहीं होती है, बाकी ये है आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनाम, या इसे पुरस्कार भी कह सकते हैं। पुरस्कार तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक सीखना? जी नहीं।
शास्त्रीय अनुबंधन नहीं, संज्ञानात्मक, ये तो यहाँ पर बच्चे को कुछ कहना ही नहीं है, संज्ञानात्मक विकास में कुछ नहीं कहना है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इसमें आप रिवार्ड भी दे सकते हो, पनिशमेंट भी दे सकते हो, यानी नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये आपका स्किनर साहब ने दिया है, और यही रीइंफोर्समेंट की बात करता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट। जब बच्चा कोई काम करे, अच्छा काम करे, शाबाशी दो, खराब करे तमाचे लगाओ, यानी डंडे दो, ठीक है, दंड दो उसको, तो ये आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन लॉक कर देंगे। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूल प्रवृत्ति एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार से किसने बताई है? मैकडूगल ने। ये यूपी टेट में कई बार पूछा गया, ठीक है, और अलग अलग एग्जाम्स में भी। तो मूल प्रवृत्ति एक प्रमुख विशेषता है जो सभी प्राणियों में जन्मजात व प्राकृतिक होती है। बच्चे को भूख लगती तो रोता है, खाना मिल जाए तो हंसता है, अगर प्रसन्न होगा हंसेगा, गुस्सा होगा रोएगा, चिड़चिड़ाएगा। ये मूल प्रवृत्तियां हैं। ए ऑप्शन आपका लॉक कर देंगे। अगला देखो, रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता यानी स्यूडो मैच्योरिटी का काल कहा जाता है? स्यूडो मैच्योरिटी आपकी कौन सी होती है? याद रखना ये बाल्यावस्था होती है। सी ऑप्शन लॉक कर देंगे। लेकिन बाल्यावस्था में भी अगर बात करें तो ये उत्तर बाल्यावस्था की है स्यूडो मैच्योरिटी, रॉस ने कहा है, जिसमें बच्चे ख्याली पुलाव बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों की सहायक होना किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? अब स्कूटर आप चला रहे हैं, आप गियर डालना जानते हैं ना, और गियर डालना जब जानते हैं तो कार भी चलाना सीखने में मदद मिल रही है। और जब मदद मिलती है एक जगह से दूसरी जगह काम करने में, तो ये मदद क्या होती है? ये पॉजिटिव आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले बेस्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।